सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। जब कोई फैसला अपनी मर्जी का ना आए, जब कोई फैसला पसंद ना आए, जब कोई फैसला मफादात के खिलाफ हो, जब इनकी बात ना मानी जा रही हो, तो हुकूमत हो या अपोजिशन दोनों ही मुल्की इदारों पर तनकीद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मुल्की इदारों को मुतनाज़ बनाने के लिए उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन पर तनकीद की जाती है। लेकिन जब कोई फैसला अपने हक में आ जाए तो फिर रवैयों में फ़ौरन तब्दीली भी आ जाती है। जो बुरे लगने वाले होते हैं वो उन्हें अच्छे लगने लगते हैं, और जिनके फैसलों पर तनकीद की जा रही होती है उन्हीं के फैसलों का खैर मकदम किया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी अकाउंट्स का जायजा लेने की इजाज़त दे दी है। फ़ारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में 2 अलहदा शिकायतें दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फंड्स के ज़राए और अमेरिका बरतानिया में रजिस्टर्ड कंपनीज को की मालूमात को छुपाया है, इसलिए उनके छुपाए गए अकाउंट्स की छानबीन की जाए। फ़ारूक हबीब ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 7 और मुस्लिम लीग नून के 12 अकाउंट्स हैं। मुस्लिम लीग नून माफिया से अपने मफादात के लिए पैसे लेती है, और अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मालूम होगा कि उनकी पार्टी के कितने जाली अकाउंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसले में कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केसेस पीटीआई केस से मुमासलत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद पीटीआई के फाइनेंशियल माहिरीन और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकेंगे, जिसे फ़ारूक हबीब तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। उनकी जानिब से दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में शुबा इंकशाफात आवाम के सामने लेकर आएंगे। क्या कहा उन्होंने आज इस फैसले के बाद, ज़रा देखिए, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी कि उनके कितने पार्टी के जाली अकाउंट्स हैं। अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसको बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। फ़ारूक हबीब ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुतालिक बड़े बड़े इंकशाफात आने वाले दिनों में हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है, और इन अकाउंट्स के जरिए अब क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला इन जमातों के खिलाफ भी आ सकता है? निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खोड़ो साहब, आपसे ये कितनी बड़ी कामयाबी तहरीक इंसाफ की है? अब ये इनके माहिरीन जो फाइनेंशियल भी हैं, कानूनी माहिरीन, आपके तमाम अकाउंट्स का जायज़ा लेंगे और फिर पता चलेगा इसमें कितनी गड़बड़ है। खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी पर बुरा वक्त आ सकता है आने वाले दिनों में इस सिलसिले में? एक मिनट, आप इतनी सारी फतवाएं न दिया करें। आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया कि जी मेरी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो मैं इदारों पर हमला कर देता हूँ, किसी और की मर्जी पर नहीं आएगा तो इदारों की हमला कर देते हैं, कमज़ोर करते हैं इदारों को। बात दरअसल ये है कि आप मुझे पहले ये बताएं कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग की कंप्लेन उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने की। उनकी पार्टी के लोग जो अभी शायद उनके साथ नहीं हैं उन्होंने की। उसमें 1-2 अजीज भी थे इमरान खान के। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सालों लगाए और ये पीटीआई की हुकूमत हर दफ़े एप्लीकेशन देकर अपनी फॉरेन फंडिंग की इंक्वायरी को डिले कराती रही है। ये सारा कुछ अमल जब हुआ है तो मेरे जहन में ये सवाल आएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या फेयर प्ले कर रही है कि नहीं कर रही है। उसको इतनी देर क्यों लग रही थी ये फैसले करने में, उनको इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करने में इतनी देर क्यों लग रही थी? क्यों हुकूमत वाले, पीटीआई वाले कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे? पहले तो अपना घर साफ करें ना, वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बिठाएं, हाँ या ना में फैसला करवाएं कि जी फॉरेन फंडिंग का केस बनता है कि नहीं बनता। कानून हुकूमतों ने बनाया है, फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए अपनी जगह पे। लेकिन बात दरअसल ये, जो दरखास्त करता है वो किस मुंह से दरखास्त करता है, क्योंकि उसका अपना घर जो है वो टूटा हुआ है।
और फिर सवाब तो हमें कौम को तो ये जवाब चाहिए ना कि पीटीआई ने इतनी पहलू तही क्यों की और इतनी दरखास्तें करके। थोड़ा सा 40,000 लोगों का डेटा पीटीआई की जानिब से दिया गया, उनकी जमात ये क्लेम करती है कि हमने डेटा दे दिया, अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हमें कोई बयानात तो देने नहीं है। डेटा अगर दिया तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या पीटीआई ने पोस्टमैन के लिए दरखास्तें दी थी या नहीं दी थी? सीधी सी बात है, दी थी, रिकॉर्ड बात है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये बन भी जाता है, मिल भी गया था उनका डेटा, तो फिर उसका कसूर पीपुल्स पार्टी का तो नहीं है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसका फैसला करने में जल्दी करती। इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी को कहां तक छोड़ा। रही बात पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन की, अगर उन्होंने दरखास्त मंजूर कर भी दी है तो ठीक है, कर ली है, इसमें फतह की क्या बात है? फतह तो तब होती कि इनके ऊपर फंडिंग का केस ना होता। अगर इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस ना बनता और फिर वो अगर करते और हमारी फंडिंग की बात खोली जाती या अकाउंट खोले जाते, फिर मैं फतह तो करूंगा ना, करार देगा। लेकिन अभी तो क्या फतह, क्या मुझे हंसी आ रही है। मुझे हंसी आ रही है कि किस बुनियाद पर ये प्रेस के सामने जाके इस चीज को अपनी फतह करार दे रहे, जबकि खुद उनका मामला खराब है। सही, चलें तो अब 8 दिन ये लोग जायज़ा लेंगे, पता चल जाएगा कि क्या जायज़ा लेते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है। अली गौर बलोच साहब, 12 अकाउंट्स हैं मुस्लिम लीग नून के भी फॉरेन फंडिंग केस में, जिनकी अब ये छानबीन की जाएगी। इल्ज़ाम आप पर लग रहा है कि माफिया से आपने अपने मफादात के लिए पैसे लिए हैं। ये इस दरख्वास्त के मंजूर होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनेंशियल माहिरीन ये जाँच पड़ताल करेंगे आपके अकाउंट्स की, कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें कतई तौर पर कोई परेशानी नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, और हमारी जितनी भी फंडिंग हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल और जो कानून और ज़वाबित के मुताबिक है। और दूसरी बात ये है कि हम पीटीआई के तो जवाब दे नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमसे जो जो मालूमात मांगेगा, हम पीटीआई की तरह साला साल इन चोरों की तरह किसी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और जो भी हमारे अकाउंट हैं और जो भी मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का जो भी कानून ज़ाब्ता है उसके मुताबिक है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर लेवल पर अपने अकाउंट्स को वो जो है उनकी जांच पड़ताल के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी गुजारिश ये है कि जो इनके अकाउंट्स हैं वो आपको पता है कि अकबर एस बाबर वो कहते हैं कि घर का पेटी लंका ढाए। हाँ, ये एक ज़रूर काबिल जिक्र बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इसको मतलब है कि वो उन गैबी हाथों की, उन मुक्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल है जो जिन्होंने इनको आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी करके कामयाब करवाया। और यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। काफ़ी अकाउंट्स ऐसे हैं जो अभी तक भी ये छुपा रहे हैं और जिनमें आउट ऑफ कंट्री ना सिर्फ ये बल्कि इतनी ज़्यादा मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं कि अगर वो आवाम के सामने आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने वो अरबों खरबों रुपया किस तरह से, आज अगर इमरान खान न्याजी की बहनों के अकाउंट से अरबों रुपया निकला है तो वो यही पैसे हैं ना जो कभी ज़कात फंड के नाम पर लिए गए और कभी पार्टी फंड के नाम पर लिए गए। और इनके और अकबर एस बाबर साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं खड़े होकर कि आज मुझे फलां अकाउंट की मालूमात भी दी गई, आज हमें फलां पेपर नहीं दिए गए, आज इन्होंने फलां चीजें। आज तक मां सवाए अब अपना काउंटर वो करने के लिए ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर झूठी दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन अपना कच्चा चट्ठा जो है। लेकिन अली गौर साहब, ये ज़ाहिर है इनकी हुकूमत से आने का ये केस इनके अपने ऊपर है, उसमें आपका दौरे हुकूमत भी शामिल रहा, तो ज़ाहिर है ये तहकीकात तो उस दौर में भी इससे मुतालिक आगे नहीं बढ़ सकी। ये इन 3 सालों में अगर मुबैना तौर पर इन्होंने कोई इन्फ्लुएंस डाला इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर, तो आपके पास अपने दौरे हुकूमत में भी आखिर में 2-3 सालों में वक्त था इस पर कार्रवाई करने का। देखिए, बात यह है कि वही बात आ जाती है, आप माशाल्लाह साफी है मामलात को समझते हैं कि ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हुकूमतों का नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी इदारे और के जिम्मे लगाए, उसको किसी की हेल्प चाहिए हो तो वो इदारे कानूनी तौर पर पाबंद है उस चीज में मदद करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब उसकी, आपको पता है कि कार्रवाई शुरू की, तो ये तो बहुत लंबा अरसा से ऑर्डर के पीछे छुपे रहे हैं और इन्होंने तहकीकात आगे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तो तक सामने नहीं, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें भी होशरुबा किस्म के मतलब है कि वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं।
और आपको चाहिए कि आज फॉरेन फंडिंग केस में आप अकबर एस बाबर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेते, ताकि जो आपके नादरीन हैं उनके सामने ये बात आती कि इनके ऊपर कितने कितने बड़े एलिगेशन हैं और वो लोगों को पता चलता। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अली गौर साहब और अकबर एस बाबर साहब तो कई बार वो आ चुके हैं और अपने मौक़िफ़ को बयान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है उनसे भी रब्ता करके हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन खोड़ो साहब, ये इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला है, इसको आपको लगता है कि ये गैर जानिबदार ही है? वो जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक महाज़ाराई चल रही थी, दोनों आमने सामने आ चुके थे, ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन का हुकूमती जमात के हक़ में फैसला आना, कोई प्रेशर तो नहीं लग रहा आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर खोड़ो साहब? देखिए सर, दो चीज़ें हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, सारी दुनिया कहती है। 2018 की इलेक्शन में अगर फंडिंग का मसला है, जनाब बाबर एस अकबर साहब ने जो क्लियर किया है, उसमें जस्टिस डिलेड हुई है। जब ये डिले होता है तो फिर डिनाई होता है। दूसरी बात कि एफआईआर कहते हैं जो एकदम से वाकया हो तो वहां पर एफआईआर दाखिल कराई जाए। सालों के बाद अगर इनको होश आया कि जी दूसरों पर फॉरेन फंडिंग का ये केस डाल दो, काउंटर फरियाद कर दो, तो इसकी भी हैसियत कुछ ना कुछ मशकूक हो जाती है। बलोच साहब ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने मेरी बात का ही मतलब हिमायत की कि वो घर के बंदी का कहना कितना बेहतर होता है और मुखालिफ का कहना कितना बेहतर होता है। मुखालिफ तो मुखालिफ है, ये तो उसने पार्टी बनाई थी। ये बाबर साहब जो थे वो उन लोगों में से थे जो पार्टी बनाने वाले थे, तहरीक इंसाफ, फाउंडर मेंबर थे वो, अकबर एस बाबर या जो कुछ भी है। वजीउद्दीन साहब का जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं हम, वो भी उनके फाउंडर मेंबर थे। आज क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ के लिए? फरूख हबीब का तो पता नहीं किसी ने नाम सुना भी है कि नहीं सुना, लेकिन ये सारे लोग वो थे जो फाउंडर थे। वो शिकायत कर रहे हैं, वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं अपनी पार्टी पर। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। भले ठीक है, उन्होंने की है दरखास्त, कोर्ट ने सुनी नहीं, इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन ने सुनी है बात अपनी जगह पे, उसका प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है। और कोई हो पाएंगे? कोई आजकल की पार्टी बने हुए हैं हम कोई आज की पार्टी बने हुए? हमने क्या इतने इलेक्शंस नहीं लड़े? हम पता नहीं कब से फाउंडेशन हमारा 50 साल से ज्यादा का अर्सा गुजरा है। पीएमएलएन भी कोई नई जमात नहीं है। नए तो ये हैं जो कह रहे हैं कि हम चलें सीख वो रहे हैं, उन पर उनकी जमात के अपने लोगों ने ये केसेस बनाए हैं, आगे दायर किए हैं और उन लोगों ने रिएक्शन के तौर पर आप लोगों की जमातों पर किए। लेकिन अब इन तीनों की जमातों का ये फॉरेन फंडिंग केस का आपको नहीं लगता कि अब फैसला आना चाहिए? वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तीनों का एक साथ फैसला आना चाहिए ताकि कौम को नजर आ जाए कि किसने अपने अकाउंट्स में गड़बड़ की है, किसके पास पहले तो साबित करो। एक मिनट माफ कीजिएगा, फिर आप फतवा दे रहे हैं। पहले आप साबित करो, उसके बाद पेशाने चाहिए। ये साबित करो। ये एक्यूजेशन से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। जिसके ऊपर केस है बना हुआ, जो डिले करती रही है, जो पोस्टपोन करवाती रही है, पहले उनसे सवाल करो। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपनी बात को छुपा लो और फिर दूसरों को कहना शुरू कर दो कि जी वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। पैसे होंगे अगर इस तरह से गलत तरीके से आ जाएंगे, लेकिन अगर क्लियर है सारे, अक्यूज नहीं करो, अक्यूज मत करो। अक्यूजेशन कुछ और चीज होती है, कन्विक्शन कुछ और चीज होती है। सही जी। अली गौर बलोच साहब, तो ये अपोजिशन की जानिब से अगर एक मुत्तफ़िका तौर पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त है कि इन तीनों केसेस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो, जल्द अज जल्द इसका फैसला किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और लोगों के सामने हकीकत सामने आ सके, क्या ख्याल है आपका? देखिए, बात यह है कि हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन बात यह है असूली तौर पर, और किसी बात का कोई तरीका और असलूब होता है। अच्छा अली गौर साहब जरा एक सेकंड के लिए आपको मैं रोकूंगा। कसरत अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप कह भी रहे थे कि उनका मौक़िफ़ हम लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आज फ़रूख हबीब साहब की दरख्वास्त मंजूर हो गई। PTI के जो फाइनेंशियल माहिरीन हैं अब वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स का जायज़ा लेंगे। अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है
उसमें आपके पास क्या क्या सबूत शवाहिद मौजूद हैं और उसकी अब तक जो तहकीकात है वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने कि सबसे पहले तो ये कि तमाम सियासी जमातों के जो तमाम अकाउंट्स हैं ना, वो वैसे भी कानून पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं। ठीक है, इसमें ये जो 7 साल मुझे लगे और इन्होंने फिर मुझे कोई 55 घंटे 2 ऑडिटर्स के जरिए इनके जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, तो इसमें इसलिए कि उसकी मुखालफत पीटीआई कर रही थी। और आज भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ वो दूसरी जमातों के कहते हैं कि अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे, ये अच्छी बात है, मैं इसकी मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबके पास ये अकाउंट्स एक्सेस होना चाहिए, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज भी 28 पीटीआई के बैंक अकाउंट जो स्टेट बैंक के जरिए बरामद हुए वो हमसे अभी भी खुफिया रखे गए हैं। आज भी पीटीआई के 4 मुलाजमीन जिनके अकाउंट्स में करोड़ रुपए आए हैं, जिसकी दस्तावेजी सबूत है, जिसकी इजाजत और उसमें लिखा हुआ है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी, आज भी उन 4 मुलाजमीन के अकाउंट की तस्लीम करने के बावजूद कि हाँ हमने उनको इजाजत दी कि उनके जाती अकाउंट से पैसा है, उसकी तफसीलात देने से इनकारी है और कमेटी के सामने इनकारी है कि हम इनके अकबर साहब जिन अकाउंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अकबर साहब ये इलीगल फंडिंग है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी खौफनाक इलीगल फंडिंग है ना कि एक पार्टी अपने मुलाजमीन को इख्तियार देती है कि उनके जाती अकाउंट में पैसा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की हुई है। हमने उनके शवाहिद दिए, हमने इनके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, वो पीटीआई तस्लीम करती है कि हाँ हमने इजाजत दी लेकिन हम तफसीलात नहीं देंगे। तो मजा का खेज बात यह है कि 6 इनकी कंपनियां, उनके फॉरेन अकाउंट्स हमने नंबर्स दिए, अकाउंट्स दिए, उन्होंने उनकी एक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट दी। तो जो मजा का खेज बात है वो ये है कि एक तरफ वो आज भी 28 बैंक अकाउंट जो स्टेट बैंक के जरिए इनके लिखे हैं। तो अकबर साहब इलेक्शन जब वो ये मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, शवाहिद नहीं दे रहे, तो इलेक्शन कमीशन क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? इनकी हुकूमत तो अभी 3.25 साल से है, उससे पहले के 3.25 साल पे आप चले जाएं, उस वक्त तो इनकी हुकूमत नहीं थी, इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते थे इलेक्शन कमीशन पर। देखिए, हमने तो लिख के दिया है ना कि ये जो 28 बैंक अकाउंट है ये स्टेट बैंक के जरिए आई, इलेक्शन कमीशन की तहवील में है। इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो फैक्ट फाइंडिंग की जगह फैक्ट हाइडिंग करती रही है। हमने तो उनको लिख के दिया, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा जी हम पे पीटीआई का लिख के कि पीटीआई का दबाव है इसलिए हम उनके अकाउंट आपको नहीं दिखा सकते जो स्टेट बैंक के जरिए से आए हैं। इन्होंने जो हमें दस्तावेजात दिखाए वो तो पीटीआई की गैर तस्दीक थे, उसके बावजूद हमने 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग उसमें से निकाल ली। लेकिन अभी तो इनसे पूछें आप, क्योंकि आप मीडिया में आप इनसे पूछें कि भाई वो स्टेट बैंक से जो 28 बैंक अकाउंट्स हैं वो आप क्यों नहीं दिखाते जो मुद्दई को, अकबर एस बाबर को और उनके वकला को, आप क्यों वो एम्प्लॉई जो 4 हैं जिसको आप तस्लीम करते हैं कि उनके अकाउंट्स में पैसे हैं, उनके अकाउंट्स क्यों नहीं बाहर जाहिर करते? आप क्यों नहीं बैनुल अक़वामी जो 6 कंपनीज के हमने अकाउंट्स दिए हैं उसको आप क्यों नहीं सामने लाते? तो ये मामला देखें, हम तो बड़ी जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जो है पाकिस्तानी है। इस वक्त पाकिस्तानी इदारों पे ये जिम्मेदारी है कि वो बड़े शफाफ तरीके से तहकीकात करें, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला बनेगा। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल अच्छा, अकबर साहब जाहिर है कि आप शफाफ तहकीकात चाहते हैं, इदारों की जिम्मेदारी है। एक बार फिर मैं अपना ये सवाल दोहराता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी उस वक्त इदारों ने शफाफ तहकीकात क्यों नहीं की? उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव नहीं था इलेक्शन कमीशन पर। आप देखें ना, आप इस हकीकत को तो ना झुटलाएं ना कि पाकिस्तान में जो है वो इदारे किस तरह काम करते हैं और इदारे किसकी ईमा पे ये मामलात को संभालते हैं। देखिए, ये मामला तो बड़ा लंबा है, बड़ा पुराना है। 7 नवंबर 2014 से मैंने ये केस किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन जब खुद, अब आप ये आपके सवाल का जवाब, इलेक्शन कमीशन खुद 10 अक्टूबर 2019 को ऑर्डर पास करता है। सरदार अजहर साहब उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो लिखते हैं कि इस केस में हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है पीटीआई की तरफ से, तो डिले द केस। ये उन्होंने खुद फैसला दिया। तो मैंने सवाल उठाया कि आपने उनको इजाजत क्यों दी डिले करने की? आप खुद लिख के दे रहे हैं कि ये हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है तो डिले द केस। तो ये तो हमारे पूरे इदारों का जो हाल है आपके सामने है, कौन सा इदारा फाल है? सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हमारे साथ मौजूद थे और फॉरेन फंडिंग केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रहा है उसके जो सबसे बुनियादी फरीक हैं। तो अब अली गौहर बलूच साहब, ज़ाहिर है बात घूम फिर कर फिर वो आती है कि इदारे गैर जानिबदार नहीं है, इदारे आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ काम नहीं कर रहे। अब इसमें ज़ाहिर है इस हुकूमत, जो हुकूमत होती है वो इदारों को इन्फ्लुएंस में लेकर काम करवाना चाहती है। इसमें सिर्फ इस हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि इदारों को खुद मुख्तार नहीं कर पाई, या माजी की हुकूमतें भी इसमें बराबर की जिम्मेदार हैं? अली गौहर साहब।
देखें, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो बाद में उनका दूसरा नंबर आता है। असल में वो मुख्तदर हल्के और हैं जो हमारे सियासी निज़ाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जो पाकिस्तान में सियासी इंतशार पैदा करते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि जब मतलब ख्वाजा साद रफीक का केस था और उसमें वो जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से कि नैब के बारे में की गई कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसको पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पर पार्टियां तोड़ी और बनाई जाती हैं। काफ लीग का आपने देखा, मतलब है मादी करीब की बात है, किस तरह से लोगों को तोड़ तोड़ के उस पार्टी में लाया गया। बिल्कुल इसी तरह आज भी इनकी असम्बली में फ्रंट लाइन देख लें, इनके वज़रा वो आपको नजर आएंगे जो पीपल्स पार्टी के टाइम में पीपल्स पार्टी में थे, कुछ लोग नून लीग से जनूबी पंजाब से, और मतलब है कि वो सेंट्रल पंजाब से तोड़कर लाए गए, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। मकसद ये है कि ये एक कठपुतलियों की हुकूमत बनाई जाती है और यही वजह है क्योंकि इनको शय हासिल होती है। तो आपने देखा कि इनके वज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकियां भी दी और गालियां भी दी। और किस किस किस्म का इनका रवैया, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, हमें ताकतवर हल्कों की हमायत हासिल है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर जिस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, उसकी वजह यही है कि आज किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। चाहे इधर आप देखें कि अली गौहर साहब यही जाहिर है, यही इस हुकूमत से पहले जब आपकी अपनी जमात की हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, उस वक्त अगर ये इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार होते, आप इदारों को मजबूत करते, तो ये 4 साल बहुत थे पार्टी ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये उस वक्त फैसला आ जाना चाहिए था? इन 3 सालों तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी? देखें, हम पहली बात तो ये है कि मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन करवाऊंगा, हम इदारों की बात नहीं कर रहे। इदारों को तो कमजोर किया जाता है। ये चंद मखसूस लोग होते हैं जो जाहिर है, मतलब है कि अगर मैं सियासत में हूँ, मेरा किरदार अच्छा है या बुरा है, तो लेकिन आप पूरी सियासत को तो बुरा नहीं कह सकते। इसी तरह से इदारों में बैठे हुए लोग ही इदारों को कमजोर करते हैं। इदारों में बैठे हुए लोग ही कठपुतलियां हुकूमतें जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक कामयाब भी होते हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान में मतलब है कि जो भी वज़राए आज़म आए, उनमें से अक्सरियत जो है उनको चलने नहीं दिया गया, उनको कबल वक्त हटाया गया, किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को गोलियां मार दी गई, किसी को जेलों में डाल दिया गया। और मतलब है कि वो किसी न किसी तरीके के साथ इस सिस्टम को सोपताज किया जाता है। सही। और हमारा तो बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हमने तो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने तो उन लोगों की निशानदेही भी की है कि फला बंदा, क्योंकि ये इल्ज़ाम हम कहते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत लगाया जाता है कि हम इदारों से टकराओ। हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। ठीक है, चलें इसी बारे में जरा सही अली गौहर साहब पॉइंट आपका आगे जरा मैं खोड़ो साहब से जानूं। खोड़ो साहब, जब ये कोई अनदेखी ताकत, कोई कुव्वत अगर इदारों को कमजोर कर रही है तो हुकूमती रेट उस वक्त कहाँ होती है? हुकूमत उस वक्त कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में होती है जब तक उनको ये सब सूट कर रहा होता है, हुकूमत आंखें बंद करके चल रही होती है। लेकिन जैसी अपनी पोजीशन थोड़ी हिलती हुई महसूस होती है तो फिर बयानात आना शुरू हो जाते हैं, फिर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अली गौहर साहब, खोड़ो साहब से पूछे मैंने। अली गौहर साहब जरा मौका दीजिएगा। जी खोड़ो साहब। देखिए साहब, ये क्या इदारों की बहस कर रहे हो? पार्लियामेंट का इदारा नहीं है क्या? सबसे बड़ा इदारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट की हैसियत क्या बनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मुल्क में इमरजेंसी हो तो फिर ऑर्डिनेंस आना चाहिए, लेकिन ये तो हुकूमत ऑर्डिनेंस पे ही चल रही है। इस पार्लियामेंट के उस कदरों मंजिलत का क्या ख्याल रखा गया? अब बेचारे इलेक्शन कमीशन जो सिरनगू हो जाता है, कभी कोई और नायब वाले जो कभी कुछ तरह हो जाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या रखा है बाकी पाकिस्तान में? बचाया क्या है इन्होंने? वैसे हुकूमत नहीं खुद बका एक इदारा है। ये डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन के जिम्मेदार होते हैं, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की बात होती है। क्या स्टेट बैंक नहीं है क्या इदारा? क्या पार्लियामेंट इदारा नहीं है? क्या डिपार्टमेंट इदारा नहीं है? क्या हुकूमत इदारा नहीं है? हुकूमत की जो नाकाम है, गिनेंगे आप? इन सकेंगे कितनी नाकामियां हुई हैं? कहां से कहां पाकिस्तान को आके रखा है?
बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, अली गौर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने जाना। एक ब्रेक के बाद सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर मुल्कियत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त को आज इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया और वो ये कह रहे हैं कि अब जब उनके अपने एक्सपर्ट से जायज़ा लेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स का तो बड़े बड़े होशुबा इंकशाफात हो सकते हैं। ब्रेक से पहले अकबर एस बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बताया था कि अगर उनकी दरख्वास्त को प्रॉपर्ली सुना जाए, देखा जाए, जो 28 अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सामने नहीं लाने दे रही इलेक्शन कमीशन, उसको पब्लिक नहीं कर रहा, अगर उनकी तफसीलात सामने आ जाएँ तो भी बड़े बड़े इंकशाफात हो सकते हैं। ओन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। ज़रा उनसे अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। ओन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम आ सकता है? फॉरेन फंडिंग केस में क्या फ़ायदा इसका हो सकता है एज जमात आप लोगों को? देखिए अरबाब साहब, हम तो शुरू दिन से कहते रह गए कि तलाशी तो सबको देनी होगी। जब हमारे खिलाफ ये दरख्वास्त दी गई थी तो हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है कि जिसमें फंडिंग जब कभी पार्टी में आई है तो एक तो ना सिर्फ उनका ट्रैक और रिकॉर्ड रखा गया कि फॉरेनर्स देख तो अगर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी कौन थे, बल्कि उनकी डिटेल्स रखी गई और वो छोटी छोटी अमाउंट्स होती थी। यानी कि मेरे जैसा आम एक मिडिल क्लास बंदा जो समझता था कि एक तब्दीली की जमात है तो जेब से फंडिंग करता रहा कि यार जमात को चलना चाहिए और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। तो जब हमसे हिसाब मांगे तो हमने कहा जी ये तो फिर 40,000 के करीब लोग हैं या 30,000 लोग हैं, ये उनकी डिटेल्स है, आप काइंडली इनको प्रूव कर दीजिए। लेकिन हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर था कि बाकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं ये फंडिंग जो है उस तरीके से इकट्ठी नहीं करती जिस तरह हम करते रह गए। हमारा पॉइंट ये कि ये जो जमातें ये टिकटें बेचती हैं। फॉर एग्जांपल सेनेट का इलेक्शन आया तो उन्होंने एक टिकट 20 करोड़ की बेच दी या 30 करोड़ की बेच दी, तो वो फंडिंग में से कुछ तो जो जमात के लीडर रख लेते, बाकी जमात के अकाउंट में जमा करा देते। तो जमातें जो टिकटें बेचती रहीं या दूसरे मामलात में या मिनिस्टर्स इवन बनाने के हवाले से ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह इस मनूवर करते रहे अपने फंड्स को, तो हमारा पॉइंट ये था कि जी उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो आज फारूक हबीब की दरख्वास्त के ऊपर ये हमारे उस नैरेटिव की जीत है बेसिकली, कि जो हमारा पॉइंट था कि ये पॉलिटिकल जमातें अपनी पार्टी को बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल की, ये कारोबार था, ये कुछ जमातें नहीं चल रही थी। ये लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे, अकाउंट में जमा कराते थे और उसके बदले में लोगों को मराहत दी जाती थी, कारोबार कराए जाते थे, लाइसेंसेस इशू कराए जाते थे, टिकट्स दिए जाते थे, मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड बनाया जाता था। सो एक वो पॉलिटिकल एक सिस्टम पाकिस्तान में जो गला सड़ा निज़ाम था जिसमें ये तमाम जमातें चल रही थी, आज उसकी एक जीत है। एंड आई एम श्योर कि जब ये फारूक हबीब साहब और उनकी हमारी पूरी टीम जब इनको प्रोब करेगी तो आपको ऐसे इंकशाफात होंगे कि आप खुद दंग हो जाएंगे ये हो क्या रहा था। लेकिन ओन साहब चलें, ये इंकशाफात हो जाएंगे, उसके बाद इन केसेस का फैसला जल्द से जल्द आना कितना इंपॉर्टेंट है? उसमें आपका अपना फॉरेन फंडिंग केस भी है। हुकूमत ये प्रेशर क्यों नहीं डाल रही है इलेक्शन कमीशन पर? अपोजिशन की जानिब से तो माजी में बड़े एहतजाज इस पर किए गए कि फॉरेन फंडिंग केस की जो समाअत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होना चाहिए, फैसले आने चाहिए। कई कई सालों से ये केसेस पेंडिंग में, ये हुकूमत क्यों इस वक्त प्रेशराइज नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन को कि फैसले जल्द करे? जी देखें, दो बड़े सिंपल से पॉइंट थे। जब फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा था तो उसमें इशू क्या था कि जी आप रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। जब हमने वो 40,000 लोगों का, किसी ने $5 दिए और किसी ने $100 दिए, जब उनका पूरा रिकॉर्ड दिया गया, अब इन्होंने प्रूव करना है कि उनके साथ क्या बात कर रही है कि वो उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो लीगल थे या नहीं। हमारा पॉइंट इतना ही था जो हमने क्लियर कर दिया। सो हमारी तरफ से डिले तो कभी भी नहीं रहा। अगर डे टू डे हेयरिंग करना चाहती है इलेक्शन कमीशन, सो बिस्मिल्लाह। अब हमने उसमें करना क्या, हमने तो रिकॉर्ड देना था, दे दिया। अब कोई जाके स्टेटमेंट तो देनी कोई नहीं हमने। उसके बाद तो इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। इशू अगर कहीं चलता रहा तो जिन साहब ने ये केस हमारे खिलाफ फाइल किया था उसकी जो रजिस्ट्रेशन का इशू था कि एक वो शख्स जिसका ताल्लुक कोई नहीं है किसी हमारी जमात से ऊपर और वो क्लेम कर रहा है कि वो बानी है, और वो बानी लीडर जो है ना वो जाके दरखास्त देता है जी मुझे रिकॉर्ड किया जाए और मैं प्रूव करूंगा। तो हमारा पॉइंट ये था कि उसकी इंटेंशन मैलाफाइडी है, क्योंकि पॉलिटिकल जमात से उसको बाहर निकाल दिया गया था आज से कोई 10, 12, 15 साल पहले। वो उस खफत मिटाने के लिए चीज़ों को आगे लेके चल रहा है। अदरवाइज हमने तो कभी कोई डिले टैक्टिक नहीं किया। अब जब हमारी बारी आई है जिसमें हमें ये टाइम दिया गया है तो आई एम श्योर हमने भी प्रोब करके अपना रिकॉर्ड अपने पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देना है। कौन साहब, जाहिर है कि बानी तो वो थे पार्टी के और जाहिर है ये पोजीशन तो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं आप कि सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वो केस लेकर गए और कहीं कोई इसमें कहीं हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है? जाहिर है कुछ ना कुछ सबूत तो उनके पास भी होंगे। बाबर अरबाब साहब, मेरे ना तकरीबन पार्टी के साथ 13 साल हो चुके हैं, ठीक।
कल को अल्लाह न करे मेरी पार्टी से मुखालफत हो जाती और मैं जनाब मुखालफत करके साइड पे चला जाऊं, तो इन 13 साल में जो मैंने देखा है मैं उसको प्रूव करना शुरू कर दूं। एक वो जो मैलाफाइडी होती है ना, तो हमारा पॉइंट ये था कि हमारा काम है रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, वो हमने दे दिया। लेकिन ऑन साहब ऐसी तो कई मिसालें सब आपकी अपनी पार्टी में मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, माजी में पीपल्स पार्टी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ रहे, आज वो किस तरह से उन पर इल्जामात लगा रहे होते हैं, उनकी करप्शन से मुताल्लिक बात कर रहे होते हैं, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इस इशू को आप फंडिंग कैसे नहीं मिला सकते? अब बात तो मैं फिर वही कर गया ना कि हमसे जो मांगा गया इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोवाइड कर दिया कि जी आप बताएं आपको पैसे किसने दिए। हमने कहा ये 40,000 लोग हैं, ये इनका रिकॉर्ड है, आप वेरीफाइड कर दें। अब इससे आगे जो स्टेप अप तो इलेक्शन कमीशन का काम है, यही काम आज हमें दिया गया कि जी अब आप प्रूव कर लें, ये उनका रिकॉर्ड है, आप चेक करके बता दें। अब हम बताएंगे कि ये कौन कौन सी चीजें हमारे इश्यूज क्या हैं, यही चीज हमारे मुखालफिन के लिए। अच्छा, जो आज का जो फारूक हबीब साहब की दरखास्त पर जो फैसला इलेक्शन कमीशन का एस पार्टी पीटीआई उसको वेलकम करती है उस फैसले को? देखिए अगर तो मैंने एग्जैक्टली माजरत के साथ, क्योंकि मैं अभी फील्ड से वापस आया, हमारा तंजीमी इजलास हो रहे थे, उससे निकल गया, तो मुझे एग्जैक्ट पूरा आइडिया नहीं है, आपकी इस बात से ही पता चला, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट। फारूक हबीब साहब 8 दिन तक अपने माहिरीन के हमरा इन दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया। 5 दिन में वो तकनीकी और मालियाती माहिरीन के नाम देने के पाबंद होंगे। डिप्टी डायरेक्टर लॉ और सीक्रेसी ब्रांच दस्तावेजात के जायजे के अमल की निगरानी करेंगे। ये उस फैसले का क्रक्स। परफेक्टली भाई, मैंने तो क्लियर कर दिया ना कि 8 दिन में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे कि इन्होंने पैसे कहाँ किस सोर्स से किए, और जो चीजें फ्लैग करने वाली है हम फ्लैग करके उनके हवाले कर देंगे। आगे तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है ना क्या करना है, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जब फारूक ने भी ये फाइल की थी तो बड़ा क्लियर। लेकिन ऑन साहब यही इलेक्शन कमीशन है जिसको आज पीटीआई और आप सब वेलकम कर रहे हैं उनके इस फैसले को, और यही इलेक्शन कमीशन है जब इसने ईवीएम पर एतराज़ात उठाए थे, उन एतराज़ात को आप लोग नहीं कंसीडर कर रहे थे और उनको आप इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगा रहे थे आप लोग। वो अलग चीज़ है। आप ये देखें कि सियालकोट का पहला जो डस्का का इलेक्शन हुआ था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ किया अपने मनोवन कबूल किया था। दोबारा जब डस्का में इलेक्शन सियालकोट में दोबारा हुआ था जिसमें हम जीते थे, हम उस पर भी खामोश हो गए। आप हमारे किसी बाय इलेक्शन को उठा के दे लिखिए, हम बाय लार्ज बाय इलेक्शन में मेजॉरिटी अगर हमारे भी हैं तो हमने कभी उनकी अहलियत पर एतराज़ कभी भी नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि धांधली हुई है, हमने कभी नहीं कहा इलेक्शन कमीशन साइड लिया। ईवीएम के केस के ऊपर जब हमने सिफारिशात तैयार की थी और गवर्नमेंट ने अपना जो एक लेजिस्लेशन का हमारा जो एक नैरेटिव है जो कि गवर्नमेंट का काम है, हम ये कह रहे थे कि लेजिस्लेशन करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने सिफारिशात बना के फॉरवर्ड कर दिए और एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो कि अब गवर्नमेंट की एक ब्रांच होती है जो कि इलेक्शन कमीशन है, उसका काम एग्जीक्यूट करना था। अब एग्जीक्यूशन करने के हवाले से उनके जो 37 एतराज़ात थे, हमें थोड़ा सा उस पर एतराज़ का, ये एतराज़ात एक्चुअली टेक्निकल फीचर के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा जरूरी, लेकिन इन थोड़े से एतराज़ात पर बड़े संगीन इल्जामात लगा दिए गए। कोई फैसला जब आपके हक में आ गया तो उसको आप मेरिट पर बेस्ड फैसला कह रहे हैं, और जब फैसला आपके हक में नहीं आ रहा तो उस पर एतराज़ात आ रहे थे तो इल्जामात हुकूमत ने लगाने शुरू कर दिए। आप सब इसमें 2 पॉइंट है। एक तो वो जो एतराज़ात थे, अगर आप उनकी थोड़ी मंतकी एक दफ़ा लॉजिकली आप खुद स्टेप बाय स्टेप उसमें जाए ना तो आप खुद परेशान। फॉर एग्जाम्पल ये मशीन के पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास, ये मशीनें स्टोर कहाँ होंगी, इस मशीनों को जनाब वो सेटअप जो है इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, या हमारे लोगों को ट्रेन करने में थोड़ा टाइम, ऐसी चीजें जो कि बहुत सिंपल और लॉजिकल, मतलब जिनका जो सेंस जो है ना माइंड रैशनल कबूल नहीं करता था, ये तो हो। अब जो कुछ आप जिस स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारे गुजरा ने स्टेटमेंट दी थी, मैंने 12 दोस्तों को कहा कि जब एक काम गवर्नमेंट अपनी सही नीयत से करने जा रही होती है तो उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में ये वकूआ हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में सेनेट के अंदर, तो वहां पे स्पर ऑफ अ मोमेंट में शायद मैं भी बैठा तो कोई ऐसी बात कर जाता, क्योंकि जब अपना ब्रेन बेबी आपका अपना जो एक माइंड सेट होता है, आप उसको अप्लाई करके एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, उसको पूरी तरह फर्निश करते हैं और फिर कहते हैं कि जी इसको कबूल कीजिए और आगे से कहिए जी ये बताएं पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो बंदा कहता है कि यार हम लेजिस्लेचर हैं, हम इस पार्लियामान के निज़ाम को चला रहे हैं, हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, उसको कोई चैलेंज कर रहा है और थोड़ा मजाक में कर रहा है, यानी कि जिस तरह वो एक हर्जा सराय नहीं, वो एक थोड़ा सा फील आया था जिसके ऊपर उन्होंने उस वक्त रिएक्शन दिया था। वेरी फ्रैंकली एक सेनेटर या एक एमएनए जो इलेक्शन लड़के आता है पार्लियामान में, जो जेरी में बैठा होता है, उसकी अपनी एक प्रोटोकॉल भी होता है, एक अपना थोड़ा सा फीचर होती है, उसको अगर कोई इस तरह तस्दीक बनाएगा, ये बताएं ये आपने कैसे सोचा जी, ये कैसे होगा जी, वहाँ पे स्पर ऑफ मोमेंट में शायद इस तरह गुफ्तगू हो जाती है। ये बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से बहुत कॉन्फिडेंट इस वक्त नज़र आ रही है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ मुश्किलात ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए पैदा करने में कामयाब हो जाए। और अब मोहसिन पाकिस्तान को याद करते हैं। हमारी कौम और हमारे हुक्मरान अपने मोहसिनों के साथ जो सलूक करते हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। कौम का मोहसिन जब मर जाता है उसके बाद हमारे हुक्मरानों को उसकी अहमियत का एहसास होता है, और वो भी सिर्फ ट्वीट्स के ज़रिए ताज़ियत की हद तक। और इसकी ताज़ा मिसाल मोहसिन पाकिस्तान और कौम को एटम बम का तोहफा देने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है।
पिछले कई रोज से वजीर आजम से लेकर बाकी तमाम अहम शख्सियात न जाने कौन सी गफलत की नींद सो रही थी कि किसी को पता ही नहीं था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस हालत में हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी वफात से कुछ दिन पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को एक ख़त लिखा, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तबीयत पूछने और फूलों का गुलदस्ता भेजने पर शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हुक्मरानों की बेहिसी पर अफसोस का इजहार किया और लिखा कि दीगर सूबों के वज़राए आला को मेरी याद तक ना आई, मुझे अपने सूबा सिंध के वज़ीर आला पर नाज और फ़ख्र है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने ख़त में वज़ीर आज़म, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान सूबों के वज़राए आला के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म समेत दीगर सूबों के वज़रा शायद मेरी मौत की खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले, दुनिया में इसकी अलग पहचान बनाने वाले एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान तो अब हम में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया, मुल्क को, कौम के लिए उनकी खिदमत इतनी हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 1972 में जब भारत ने एटमी हथियार का कामयाब तजुर्बा किया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सिलसिले में अपनी खिदमत मुल्क के लिए पेश करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को कई खतूत लिखे। उन्होंने 1974 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस हवाले से भी 2 खतूत भेजे, जिसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया। 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वापस पाकिस्तान आए और 31 मई 1976 को इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की बुनियाद रखी और 1981 में इस इदारे का नाम तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया गया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमाया मकाम रखता है। डॉक्टर कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा भी दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसर्स ने जब इन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया तो उन्होंने डॉक्टर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर यह मुकदमा दाखिल किया गया है वो आम किताबों में मौजूद हैं, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। डॉक्टर कदीर खान को 2 मरतबा मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया गया। पहले 14 अगस्त 1996 को सदर फारूक लगारी और फिर 1998 के जौहरी धमाकों के बाद अगले ही बरस यानी 1999 में उस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़ ने उन्हें इस एजाज़ से नवाजा। इससे कबल 1989 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ भी दिया गया था। डॉक्टर खान को पाकिस्तान के फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अपना मुशीर नामज़द किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 2012 में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सियासी जमात बनाई, जिसने मुल्क के बेशतर इलाकों से इंतखाबात में हिस्सा लिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का दिलबर्दाश्ता होकर ख़ुद को सियासत से अलग करने से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद पाकिस्तानी कौम को ये कबूल ही नहीं है कि कोई साफ़ सुथरी सियासी क़यादत उसकी रहनुमाई करे और मुल्क व कौम का नाम दुनिया के सामने फ़ख्र से बुलंद करे। एक ब्रेक, जिसके बाद फैलती हुई वबा डेंगू के बारे में आपको अपडेट करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शरह में कमी आते ही डेंगू जैसे जानलेवा वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और मुल्क भर में डेंगू के मरीजों में तेज़ी से अब इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में ये वायरस इतना फैल चुका है कि पॉलीक्लिनिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए इस वक्त जगह ही नहीं है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस बिस्तरों पर अब डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 24 घंटे के दौरान सिर्फ पंजाब में डेंगू के 299 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिससे में से 222 का ताल्लुक सिर्फ लाहौर शहर से है। सिंध में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूरत हाल खासी ख़राब रही है और डेंगू वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 25 का ताल्लुक कराची से है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 304 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सूबे में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद अब बढ़कर 2456 हो गई है। सिर्फ हम सिंध की बात करें तो यहाँ पर रवां साल डेंगू से 6 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में इस्लामाबाद में सूरत हाल खासी ख़राब रही है, जहाँ 5 लोग इस डेंगू का शिकार हो चुके हैं। अब हुकूमत को किन इक़दामात की ज़रूरत है? इस वक्त हम कोरोना वबा का सामना कर रहे थे, उससे थोड़ा सा सुकून मिला, सुकून का सांस लेने का मौका मिला। SOPs को थोड़ा सा, पाबंदियों को थोड़ा नरम किया गया, तो अब डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। अब ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है और किन किन एहतियात की ज़रूरत है, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी हम कोविड से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए थे, ये अब डेंगू आ गया। सिर्फ इस्लामाबाद में 5 अमवात हो चुकी हैं, KP में 2500 केसेज़ हैं, फिर सिंध में रोज़ाना तकरीबन 350 केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी सूरत हाल ऐसी है। डॉक्टर साहब, क्या ज़रूरत है हम लोगों को, कौन कौन से ऐसे इक़दामात उठाने की कि इस वबा से बचा जा सके?
देखिए अरबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं समझता हूँ कि हमें ये मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए हुकूमत को, और हमें एज अ सिविल सोसाइटी मुआशरे को ये समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल मतलब ऐसे हैजानी कैफियत में नहीं रह सकते। वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप मैं हुकूमत को ही समझता हूँ। तो हुकूमत को अपने इक़दाम जो है सिर्फ स्टेट ऑफ एमरजेंसी में रहने की बजाय इसको एक बाकायदा तौर पे प्लान पॉलिसी बना के और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आपने कहा कि कोरोना के ऊपर काबू पा लिया, वेयर एज कि हम कोरोना के ऊपर भी अभी हमारे साथ 2% पॉजिटिविटी, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अभी भी हम कोरोना के साथ गुजर रहे हैं, कोरोना हमारे साथ मौजूद है। अब ये डेंगू की जो वबा आई है, और हम जानते हैं कि 2011 से हमारे साथ ये डेंगू है, और इसका सीजनल यही होता है कि 3 से 4 साल बाद इसने एक दफा फिर पीक के ऊपर आना होता है। इस साल इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसे करके होगा। अब यहाँ पे हमारे जो सरकारी इदारे हैं कि जिन्होंने सर्वेलेंस करना था, जिन्होंने इसको जाके मच्छर को जो प्लाज बनता है उसको रोकना था, वहां पे आके कि वहां स्प्रेज करने थे, घरों के अंदर जाके पानी को नहीं खड़ा होने देना था। अनफॉर्चुनेटली उसके वैसे इक़दामात पूरे पाकिस्तान में कहीं हमें देखने को नहीं मिलते। आपने कहा लाहौर, कराची या इस्लामाबाद। इस्लामाबाद छोटी सी टेरिटरी है और पूरे मुल्क को ये रूल कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए वजीर सेहत साहब और बाकी जितने भी इदारे हैं। अगर हम 12-15 किलोमीटर को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो व्हाट टू स्पीक अबाउट के पूरे पाकिस्तान के कैसे हालात और क्या कुछ होगा। एक चीज मैं आपसे और अभी मतलब शेयर करना चाहूंगा कि अभी लाहौर के अंदर आया कि जी फिर हमने जो है एक्सपो सेंटर दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हॉस्पिटल। ये पता नहीं क्यों हुकूमत को बड़ा शौक है कि कन्वर्टिंग दी, मतलब ऐसे जाके कराची के अंदर भी यही हो जाएगा। वो भाई अब वबा आई है, वबाई अमराज से हम क्यों हालते वबा के अंदर ही रहना चाहते हैं। 2011 के साथ हमारे साथ ये पेंडेमिक आया था, उस वक्त से अभी तक आप इन्फेक्शियस हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते। एक बनाई जाती है लाहौर के अंदर, कल अब इन्होंने यहाँ पे बनाई है एडवाइजरी कमेटी जो कि महकमा सेहत ने बनाई है। महकमा सेहत ने वो एडवाइजरी क्या बनाई, एक बंदे को लेके बकर को ले लिया, बकर को छोड़ के जैद को साथ शामिल कर लिया। अब जो कंसर्न लोग हैं, जो मेरा मानना है कि ये जब तक हम सोसाइटी को, मुआशरे को, उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि हमारे लिए मैटर करते हैं, मीन बाय के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हम ऑन बोर्ड नहीं लेते, फैमिली फिजिशियंस को हम ऑन बोर्ड नहीं लेते, जो कि 70% ऑफ द पेशेंट्स केयर के अंदर हमारा किरदार अदा करते हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हुकूमत कैसे बेचारी अकेली ठीक कर सकती है, हुकूमत अकेली ठीक नहीं कर सकती। अब ये बाबू लोगों का एक बड़ा मसला ब्यूरोक्रेसी का कि ये कह दिया जाए किसी और से पूछ लो, किसी और के साथ कर लो, तो वो समझते हैं जी हमारी आप उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये पिछले 2 साल से ज़ाहिर है हुकूमत और हम सब पिछले 1.5 साल से चूंकि सबकी मुकम्मल तवज्जो कोरोना की तरफ थी कि कैसे SOPs को फॉलो करवाना है, किस तरह वैक्सीनेशन और पूरा अमल चल रहा था, तो शायद दूसरी बीमारियों की तरफ, दूसरी वबाओं की तरफ उतनी तवज्जो ही नहीं रही। इस डेंगू को हम भूल बैठे थे, इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि ये फिर से एक बार अपना सर ना उठा सके और इतना नुकसान ना पहुँचा सके। अब आपसे इस्लामाबाद की बात अगर कर लें तो ये पिछले 24 घंटों में 70+ केसेज आना, कराची में 400 केसेज आना, लाहौर में 350 केसेज आना, KP में तो अब मजमूई केसेज वो 2500 तक पहुंच गए। ये भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हर वबा के आने के बाद, आम हो जाने के बाद हम उस तरफ तवज्जो देते हैं, हम पहले से क्यों इक़दाम नहीं करते। ये देख रहे, यही आपने वही बात जो कि मैं कोशिश कर रहा था पहले आपके साथ शेयर करने की और कन्विंस करने की खातिर, कन्वे करने की खातिर कि हालत जंग के अंदर ये वही कि अब इमरजेंसी आए, अब इनकी मीटिंग्स भी शुरू हो जाएंगी, अभी हमारी कमेटीज भी बनना शुरू हो जाएंगी। भाई लोग, ये बाकायदा तौर पे वबा है और ये खुदा की तरफ से कोई वबा ऐसा नहीं है। आपको इक़दाम करते हैं, इक़दाम क्या करने हैं कि आपने यहाँ पे जो हाइजीन है हमारी उसको बेहतर करना है। क्या करना है कि पानी इकट्ठा होता है वो पानी को इकट्ठे नहीं होना देना। क्या करना है कि हमने स्प्रे करने हैं, स्प्रे करने के साथ साथ हमने लोगों के अंदर शऊर बेदार करना है। और कोई छठी चीज तो है नहीं है। और ये क्यों हम इंतजार करते हैं कि एक वबा, मैं इस चीज को मतलब कथित तौर पे एग्री करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जी चूंकि कोरोना था लिहाजा बाकी बीमारियां हमारी जो से इफेक्ट हो गया, उससे हमसे दरगुजर हो गया। नॉट एट ऑल, मैं समझता हूँ ऐसा कथित तौर पे नहीं है। अभी मतलब कोई मतलब सिंस 19 हम इस कोविड के साथ हैं, दुनिया ने सीख लिया, हमने सीख लिया। डेंगू के साथ 2011 से है, हमने सीख लिया। हैजा की वबा आती है, हमने सीख लिया कि हैजा के मरीजों को कैसे करनी है। मलेरिया के साथ इस वक्त हमारे 5, मैं आपसे शेयर करूं कि हमारे पास 5 वबाई अमराज हैं जो कि इस वक्त मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी उनको फेस कर रही है। अच्छा। उनमें क्या है, उनके अंदर मलेरिया है, उनके अंदर हैजा है, उसके अंदर टाइफॉइड फीवर है, उसके अंदर डेंगू है, उसके अंदर ये कोरोना है। तो ये वो अमराज हैं। अब डेंगू और कोविड की खातिर इनका बिल्कुल उलट इलाज के साथ होता है।
एंटीबायोटिक्स का बेधड़क मतलब इस्तेमाल जो हमारे मुआशरे के अंदर आ गया वो अब शुरू हो गया है। अब वो एंटीबायोटिक्स अगर आप ऐसे मरीज को जो कि डेंगू का है और उसके साथ वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स जो काउंट वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन यू आर गोइंग टू मेक इट अ वर्सन। श्रीलंका वालों ने सीखा, श्रीलंका से हमने सीखा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब श्रीलंका से कोई डेथ नहीं होती। मलेरिया से पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बंदा मर जाए यार, ये तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए। डेंगू से अब बात है, मतलब 2 दिन पहले मेयो हॉस्पिटल लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ है, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब कि ये पुरानी वबाएं अभी तक हमारे मुल्क से नहीं खत्म हो सकी, हम इन पर नहीं काबू पा सके, तो आने वाले 8-10 साल बाद इसका मतलब कि हम ये कोरोना की लहर भी हर 2-3 साल बाद या हर साल पीक पकड़ती रहेगी और हम जाहिर है जो हमारी रिवायत हम इस पर भी उस तरह काबू नहीं पा सकेंगे जिस तरह हम इन वबाओं पर नहीं पा सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें रवैयों को तब्दील करना होगा और रवैयों को तब्दील हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैये को असेस और इवेल्युएट करना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे हो जाती हैं और फिर जाके वबा का ये हमारे साथ सामना होता है। हमें मुआशरे को सोचना होगा, हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स के तौर पे देखना होगा, एसोसिएशन्स को देखना होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। कह रहे थे कि हमें रवैयों को तब्दील करना होगा, हुकूमत को भी कुछ संजीदगी से गौर और ओवरऑल हर एक को अपनी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी भी माशरती तौर पर पूरी करनी पड़ेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।